दोस्तों नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की अंदरूनी हलचल और 2027 के महासंग्राम की हर बड़ी रणनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि 2027 में किसकी बनेगी सरकार। क्योंकि आज जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाले चुनावी भूचाल की चेतावनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर जुड़ी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, जिनका समाजवादी खेमे में जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में शामिल होना सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सिद्दीकी ने दावा किया कि 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे मुस्लिम वोट बैंक की नई सियासी ध्रुवीकरण की शुरुआत बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे बसपा को सीधा नुकसान होगा या फिर यह बसपा को और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर करेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 2027 के चुनाव का बिगुल अब आधिकारिक तौर पर बजता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने 15 मार्च 2026 को मान्यवर कांशीराम की जयंती को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ और नोएडा में विशाल जनसभाओं की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार लाखों कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि मिशन 2027 की औपचारिक लॉन्चिंग माना जा रहा है। बसपा चाहती है कि वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को भावनात्मक और वैचारिक रूप से फिर से सक्रिय करे। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर मायावती ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। हर जिले में समीक्षा बैठकें, हर सेक्टर में रिपोर्ट कार्ड और हर बूथ पर नई कमेटियों का गठन, यह सब मिशन मोड में चल रहा है। पार्टी ने साफ कहा है कि 2027 की जीत बूथ मैनेजमेंट से तय होगी। 2007 की रणनीति को फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है, जब मजबूत कैडर और सामाजिक इंजीनियरिंग ने बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था। इस बार भी संगठन ही शक्ति का नारा दिया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 पर मायावती का हमला अब और भी तीखा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों की चमक है, जमीनी सच्चाई नहीं। उनका आरोप है कि सरकार ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े और बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस रोड मैप नहीं दिया। मायावती ने दावा किया कि यह बजट चुनावी साल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें लोक लुभावन वादों की भरमार है लेकिन वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास की कमी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फिर युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां क्यों नहीं दिखाई दे रही। यह बयान सियासी बहस को और गर्म कर गया है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। रोजगार के मुद्दे पर मायावती ने सरकार को सीधे चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सालों बिता देते हैं, लेकिन नियुक्तियां समय पर नहीं होती। उन्होंने मांग की कि स्थायी और पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू की जाए। बसपा इस मुद्दे को 2027 का केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि बेरोजगारी का दर्द हर घर में है और यही मुद्दा सत्ता की चाबी बनेगा। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। मायावती ने संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही साल में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता बल्कि नियमित चर्चा और जवाबदेही से मजबूत होता है। उन्होंने एक निश्चित वार्षिक कैलेंडर लागू करने की मांग की ताकि जनता के मुद्दे ठंडे बस्ते में न जाएं। इस बयान को लोकतांत्रिक सुधार की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। सोशल मीडिया अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि 2027 की राजनीतिक जंग का सबसे बड़ा डिजिटल रणक्षेत्र बन चुका है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच ऐसी तीखी जुबानी जंग छिड़ी है कि हर ट्वीट, हर पोस्ट और हर वीडियो वायरल हथियार बन चुका है। दलित अधिकारों, पुराने शासनकालों के फैसलों, कानून व्यवस्था और विकास मॉडल को लेकर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। बसपा समर्थक 2007 के सर्वजन मॉडल की याद दिला रहे हैं,
तो सपा समर्थक अपने शासनकाल की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह डिजिटल नैरेटिव ही आने वाले महीनों में जमीनी हवा बनाएगा। आईटी सेल सक्रिय हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रणनीतिक मैसेजिंग चल रही है और हर बयान को ट्रेंड में लाने की होड़ मची है। साफ है, 2027 की लड़ाई अब मोबाइल स्क्रीन पर भी पूरी ताकत से लड़ी जा रही है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। गठबंधन पर मायावती का रुख पहले से भी ज्यादा कड़ा और निर्णायक हो गया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। यह बयान सियासी गलियारों में भूचाल की तरह देखा जा रहा है। जहां विपक्षी दल महागठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं मायावती ने आत्मनिर्भर राजनीति का बिगुल बजा दिया है। समर्थकों का दावा है कि बसपा का कैडर वोट इतना मजबूत है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। वहीं विरोधी इसे जोखिम भरा कदम बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला बसपा को अपनी स्वतंत्र पहचान और ठोस वोट ट्रांसफर क्षमता के साथ फिर से स्थापित करने की कोशिश है। यह दांव अगर सफल हुआ तो 2027 की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। बिहार की धरती पर भी बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बनाकर बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने युवा चेहरे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह सिर्फ बिहार चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा का संकेत है। आकाश आनंद को संगठन मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और बूथ स्तर तक नेटवर्क फैलाने का टारगेट दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बसपा की यंग ब्रिगेड रणनीति कह रहे हैं। अगर बिहार में पार्टी उल्लेखनीय प्रदर्शन करती है तो यह उत्तर प्रदेश में भी बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। दिल्ली में मायावती को टाइप आर्ट बंगला आवंटित किए जाने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। यह आवंटन चुनावी माहौल में प्रतीकात्मक महत्व रखता है। समर्थक इसे उनके 4 बार मुख्यमंत्री रहने और राष्ट्रीय स्तर की नेता होने के अनुरूप सुविधा बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहा है। चर्चाएं इस बात पर भी हो रही हैं कि राजधानी में उनकी सक्रियता बढ़ेगी या नहीं। राजनीतिक हलकों में इसे 2027 से पहले बढ़ते प्रभाव और कद का संकेत माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। लखनऊ में सोशल मीडिया पर मायावती के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज होने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। पार्टी ने इसे केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि दलित सम्मान पर हमला बताया। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। ये घटना दिखाती है कि चुनावी दौर में शब्दों की भी राजनीतिक कीमत कितनी भारी हो सकती है। बसपा ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नेतृत्व और समर्थकों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेगी। आइए बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी खबर की ओर। पार्टी बैठकों में मायावती ने अनुशासन को सबसे बड़ा हथियार बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि आंतरिक मतभेदों को तुरंत खत्म किया जाए और पूरा ध्यान मिशन 2027 पर केंद्रित रखा जाए। कैडर वोट को एकजुट रखने, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और घर घर संपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि बसपा अपनी पारंपरिक सामाजिक इंजीनियरिंग को फिर से धार देने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर संगठनात्मक अनुशासन और कैडर मैनेजमेंट मजबूत रहा तो बसपा फिर से निर्णायक ताकत बन सकती है। दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और 2027 का महासंग्राम अभी से गर्माता जा रहा है। बयान भी तेज हैं, रणनीति भी तेज है और सियासी चालें भी बेहद तेज हो चुकी हैं। अब असली सवाल यह है, क्या वापसी की पटकथा लिखी जा रही है या फिर सत्ता की कुर्सी पर कोई और दावा मजबूत करेगा? अगर आपको हमारी ये दमदार और बेबाक राजनीतिक कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। कमेंट में बताइए 2027 में किसकी बनेगी सरकार? आपकी राय ही असली जनमत है। ऐसी ही ताज़ा, तेज और तहलका मचाने वाली खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और राजनीति की हर हलचल पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद।